जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हैं और ये सेट हमारा एआरओ जोधपुर 2021 का है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर गंगा ऑप्शन में ना रहे तो हम लोग सोन लगा सकते हैं। पटना गंगा और सोन के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जबकि जनगण मन अगर पूछा जाए तो जनगण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जबकि अगर हमसे पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ है तो इंडिया गेट हम लोग कहेंगे दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रथम नागरिक या प्रथम व्यक्ति। देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो है ना बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर थार की बात करें तो थार एशिया भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन से संबंधित है। ये कमीशन 1927 में बना था और जबकि ये भारत में आया था 1928 में भारत आया था। इसी के विरोध में प्रदर्शन करने के समय इन पे लाठी से प्रहार किया गया था लाला लाजपत राय पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे पुराना ऋग्वेद है। अगर सामवेद की बात करें तो संगीत से संबंधित है और अगर अथर्ववेद की बात करें तो ये जादू टोना से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हमसे पूछ रहा है नहीं। काजीरंगा असम में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में सही है, टिहरी बांध उत्तराखंड में सही है, हीराकुंड बांध मध्य प्रदेश में नहीं है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत के शासक कौन थे? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1600 ईस्वी में तो उस समय भारत के शासक जहांगीर थे, जो अकबर का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। बीजिंग चीन की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। ये पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, ये पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, जिनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या फिर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। जबकि बाइबिल ईसाई का पवित्र ग्रंथ है, रामायण और महाभारत हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इस इंसुलिन का काम क्या होता है?
तो इंसुलिन जो है हमारे ग्लूकोज को, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। और इसी की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना है? तो बर्फ़ का गलनांक पूछे या फिर बर्फ़ का हिमांक पूछे, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना, वो 0 डिग्री सेल्सियस से ही पिघलना वो शुरू करेगा। तो बर्फ़ का गलनांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है, वर्षा का पीएच मान कितने से कम होता है तो इस प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहा जाता है? तो वर्षा का पीएच मान अगर 5 हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 7 से अगर कम हो तो उसे अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है, 7 में उदासीन रहता है। तो हमसे पूछा है अम्लीय वर्षा किसको कहा जाएगा, पीएच मान कितना रहेगा, तो 5 से कम होने पर, 5 होने पर या 5 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जो कि अम्लीय वर्षा पुराने इमारतों को हानि पहुंचाता है और पेड़ पौधों को साथ ही साथ शरीर पर भी प्रभाव करता है, कैंसर जैसी बीमारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए है, हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो WBC श्वेत रक्त कण होता है, जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किसमें नहीं चलती है? तो ध्वनि जो है ना निर्वात में नहीं चलती है। जहाँ शून्य निर्वात है वहाँ पर ध्वनि नहीं चलेगी। वायु में ध्वनि चलती है। लोहा या फिर इस्पात में ध्वनि का चाल तो सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी, जबकि प्रकाश जो होता है वो निर्वात में गमन करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन संख्या को दिखाता है, जबकि प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक हम कहेंगे परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या। चलिए, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व के चारों ओर घूमते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सिंपल सी बात है, विद्युत मोटर है, अगर हम इसको अपने भाषा में समझे तो मोटर में क्या करते हैं, जब लाइन देते हैं, बिजली देते हैं, तो बिजली देने का मतलब है विद्युत ऊर्जा है, तो मोटर घूमने लगता है, घूमने का मतलब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को बदल देगा यांत्रिक ऊर्जा में। उसी तरीके से अगर हम पंखा की बात करें, पंखा फैन जो होता है पहले स्विच देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा हो गया, उसके बाद पंखा घूमने लगता है तो यांत्रिक ऊर्जा, तो पंखा जो होगा वो भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल है, एसिड है, अम्ल? NaOH, NaCl, H2SO4, CaCl2। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और NaCl सोडियम क्लोराइड है, जो कि नमक ही है ये। और हमारा अम्ल कौन सा है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक है, सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, तो लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और तांबा। तो तांबा विद्युत का सुचालक है, जिसका हम लोग प्रयोग वायर में, तार में करते हैं। चलिए, और विद्युत के कुचालक में लकड़ी विद्युत का कुचालक है, कागज भी कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CNG। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम जो है ना, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, जो कि इसका प्रयोग अगर वाहनों में करते हैं तो प्रदूषण नहीं फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि आग को जलाने में मदद कौन करता है, तो आग को जलाने में ऑक्सीजन मदद करता है। ये जो आर्गन है, आर्गन एक अक्रिय गैस है, शून्य वर्ग का तत्व है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो न्यूटन के तीसरा नियम जो है ना, वो कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम
तीसरा है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जिससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होगी। और दूसरा जो नियम है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। F बराबर ma प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज जो है ना, वो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की, मैकमिलन ने साइकिल की खोज की। तो इसका उत्तर होगा प्रिस्टले। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का सवाल है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? टीवी, रेडियो, बल्ब, संगणक। संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है। तो इसमें से बल्ब को जो है ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में नहीं रखा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बल्ब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल होता है। मापने ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। पारसेक में प्रकाश की गति को मापा जाता है। डायोप्टर ध्वनि की क्षमता होती है। डायोप्टर ध्वनि की क्षमता नहीं, लेंस की क्षमता होती है। डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है। और कूलम आवेश का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कार की गति एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से गुना करना पड़ता है। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। तो ये जो 90 दिया हुआ है, इसमें हम लोग गुना कर लेंगे 5/18 से। तो ये बन जाएगा 18 × 90 = 25 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, अब क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर 10%, 20% और 40% छूट दी जाती है तो एकल छूट क्या होगा? मतलब किसी वस्तु पर 3 प्रकार का छूट मिला, पहले 10%, फिर 20%, फिर 40% का। तो इन सब को मिलाकर एक छूट बताना है कि कितने का छूट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 होगा। तो पहले कितने का छूट मिला? 10% का। अगर हम ये कहें वस्तु का दाम 100 था, या हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% का छूट दे दिए तो बेचेंगे कितने परसेंट में? 90% में। 90% का मतलब 9/10। ऐसे हम लोग 90% को 90/100 लिखते हैं, लेकिन 1010 हटा दिए तो 9/10 लिख दिए। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब छूट कितना मिला? 20%। 20% छूट का मतलब क्या है कि वो बेचेगा, फिर 100 में ही माइनस करते हैं। 20% छूट का मतलब 80% में बेचेगा। 80% को हम लोग लिख लेते हैं 8/10। आगे बढ़ते हैं। अब छूट कितने का मिला? अब छूट दिया 40% का, फिर 100 में ही माइनस करेगा। जितनी छूट देगा 100 में ही माइनस करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में छूट देने के बाद भी वो चीज़ अपने आप में 100% रहता है। चलिए, तो 40% छूट देने के बाद अब कितने में बेचेगा? 60% में। 60% को क्या लिखेंगे? 6/10। 60/100 होता, लेकिन 1010 पहले ही हटा लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब इन सब को गुना कर लेते हैं। 9 8 72। 72 और 6 को गुना कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? 6 दूना 12 का 2, बाकी एक 6 सत्ते 42 और एक 43, और नीचे एक 0 है, एक 0 बचा है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। हम ये कहेंगे कि 100 रुपये दाम छपा हुआ था और इसको बेचा कितने में? 43.2 में बेचा। तो भाई साहब ये छूट कितने का दे रखा है? तो ये छूट दे रखा है 100 में से 43.2 को माइनस कर लेते हैं तो 56.8% का ये छूट दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है
कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर हमें मालूम नहीं है, बराबर में क्षेत्रफल कितना दिया है तो 616 दिया है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 11 से इसको 2 बार में काट लेते हैं और 11 से इसको 11 पचे 55 और ये 56 बार में, 2 से फिर 56 को काट लेते हैं 28 बार में। बचा क्या क्या, इधर यहाँ तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा है और इधर तरफ कोना कोना में देखें तो 28 और 7 बचा है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28 गुना 7। जब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 28 में हम कह सकते हैं कि एक 7 छिपा है और एक 4 छिपा है और एक 7 तो पहले से है। तो इस 2 7 में से रूट लगा हुआ है ना, इस पर रूट लगा हुआ, तो 2 7 में से एक 7 बाहर हो गया। और इस 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2। तो क्या मिल गया, 7 दूना 14। त्रिज्या क्या निकल कर आ गया, 14। हमसे त्रिज्या ही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 300 हो जाता है तो वह संख्या क्या है। सिंपल सी बात है, कोई एक संख्या था जिसमें 20% वृद्धि कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होता है। जो भी संख्या होगा वो अपने आप में 100% पहले से था, फिर उसमें क्या हुआ 20% जोड़ दिया, तो अब ये कितना हो गया, तो अब ये हो गया 300। तो बराबर कर लेते हैं 300। इसका मतलब क्या हुआ कि 120% बराबर है 300 के। तो हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या भाई साहब हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो वह संख्या कह देते हैं कि वॉट है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 12 सिर्फ यार इसमें ध्यान रखना है कि कोना कोना, ये कोना कोना गुना करना है, काटना नहीं है। तो 12 से 300 को काट लेते हैं। 12 दूना 24, बच गया 6, 12 पचे 60। अब कोना कोना क्या करते हैं, ये 25 और 10 को गुना कर लेते हैं, 25 देंगे 250 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल है, किसी संख्या के योग का 70% 49 के बराबर है। मतलब ये वाला कोई संख्या है, कोई संख्या के योग का 70%, तो कोई भी संख्या होगा, मान लेते जो भी संख्या होगा उसके योग का, कोई भी संख्या है उसके योग का 70% जो है ना, 70% का मतलब 70/100, ये बराबर है 49 के। तो हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब यही a + b ही पूछ रहा है। तो 1 0 1 0 खत्म करते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर तो काट ही सकते हैं, कोना कोना गुना करना होगा। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, तो a + b हो जाएगा, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 7 × 10 70। तो उस संख्याओं का योग क्या है 70, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सी बातें हैं, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में किए तो 15 × 20, मतलब 15 व्यक्ति है और ये 20 दिन है, ये बराबर है किसके, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं 20 व्यक्ति उस काम को डी दिन में करेगा या एक्स दिन में करेगा। तो 20 से 20 खत्म हो गया, तो डी बराबर क्या मिला 15। तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, 15 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है, n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n × n + 1/2 होता है, n × n + 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से समकोण त्रिभुज में ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये बाकी का 2 कोण है ना, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण मिलकर 90 होता है, जिसमें से एक 35 दे रखा है भाई साहब, दोनों मिलकर जब 90 होता है उसमें से एक 35 दे दिया तो बाकी बचा कितना, 90 में से हम लोग 35 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, दूसरा हो जाएगा 55 डिग्री। तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 55।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि 114 केजी चावल एक थैले में आता है, मतलब 114 केजी चावल एक थैले में आता है, तो 1026 केजी चावल कितने थैले में आएगा? भाई साहब सिंपल सी बातें हैं कि एक थैले में एक थैले में आते हैं 114 केजी। तो हमसे पूछा क्या है कि भाई साहब 1026 केजी, केजी के नीचे केजी रखते हैं, कितने थैले आएंगे, बराबर व्हाट थैले आएंगे। सिंपल सी बात है, 114 को 126 से भाग लगा देते हैं, तो कितने बार में लग जाएंगे? 9 बार में लग जाएंगे। 9 बार में लग जाएंगे, इसका मतलब कितने थैले की ज़रूरत होगी? 9 थैले की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे सिंपल सी बात है, इतना काम अगर नहीं भी करते हैं तो टोटल में से टोटल जितना केजी रखना है, टोटल कितना केजी है? 1026 केजी है, और हर एक पैकेट से लगा देते हैं भाग, तो ये सिंपल सी बात है, आ जाता है हमारा उत्तर 9 थैला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? सिंपल सी बात है, पहले किसी संख्या का अनुपात 3:4 था, अब क्या हुआ, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, जैसे ही इस दोनों में कुछ कुछ जोड़ेंगे ना अनुपात बदल जाएगा, या कुछ घटाएंगे तो अनुपात बदल जाएगा। तो दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया तो अनुपात क्या हो गया? 4:5। अब पहले संख्या 3 था, अब हो गया 4, क्या जोड़ा गया? 1। पहले संख्या 4 था, अब हो गया 5, कितना जोड़ा गया? 1। हमारे अनुपात के हिसाब से 1 1 जोड़ रहा है और सवाल के हिसाब से 5 जोड़ रहा है, तो हम कहेंगे ये 1 बराबर है 5 के। 1 बराबर 5 के, तो वह संख्या पूछा है, एक संख्या है 3, एक संख्या 4। 1 बराबर 5 के, तो 3 किसके बराबर? 5 दिया 15 के। 4 किसके बराबर? 5 चौके 20 के। तो एक संख्या 15, एक संख्या 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल हमारा जो भी है, चलिए सवाल है, राम 16,000 रुपये में एक टेलीविज़न खरीदता है, यदि टेलीविज़न का मूल्य 5% वार्षिक कम हो जाता है, 3 वर्ष बाद टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा? मतलब ये है कि एक टेलीविज़न का दाम अभी फ़िलहाल 16,000 है, क्या होता है हर एक साल 5% कम होता है। एक साल 5% कम हो गया, मतलब हर एक चीज़ अपने में 100% होता है, 5% कम हो गया तो भैया वो हो गया 95%। फिर 5% कम हो गया तो भैया वो फिर 95% हो गया। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है, हमेशा 100 में ही माइनस करना है। फिर अगली बार भी कितना हो गया? 5% कम हो गया, तो 5/100। अगर फिर कम होता तो फिर 5% ही कम करते, 5 ही 100 में माइनस करते हैं। हो गया, इन सब को सॉल्व करते हैं। 3 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, 3 जीरो यहाँ से हट चुका है। और अगर कैंसिल करें तो 4 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 कट जाएगा 4 से 25 बार में। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 2 से 2 बार में, और 2 से ये 5 बार में। 5 से इस 19 बार में काट लेते हैं, 5 को इस 5 से, फिर ये 19 बार में। इसी तरीके से 5 से 95 कट जाएगा 19 बार में। बचा क्या क्या? बचा एक बार यहाँ 19, एक बार यहाँ 19, एक बार यहाँ 19, और एक बार यहाँ 2। 3 बार 19 और एक बार 2 को गुना कर लेंगे। तो इन सबको जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आएगा 13,718। तो एक बार हम इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। तो हमारा कैलकुलेटर भी खुलने को तैयार नहीं है। कभी कभी कैलकुलेटर का प्रयोग ज़रूरी होता है, और मेरा कैलकुलेटर जल्दी काम नहीं करता है। $13,718 बिल्कुल सही है। इस तीनों को जब 19 गुना 19 गुना 19 और 2 को गुना करेंगे तो 13,718 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, कमरे की सतह को प्लास्टर करने का खर्च क्या होगा यदि प्लास्टर की कीमत 21.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो? जब भी ये खर्च रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो ना, मीटर प्रति स्क्वायर हो, तो ये समझना है कि भैया हमें निकालना है क्षेत्रफल।
और कमरा कैसा है, 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, मतलब आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 7, चौड़ाई है 4, तो लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 4 क्या हो जाएगा, 28। ये हो गया क्षेत्रफल। अब खर्च जितना आ रहा है उसको हम लोग कर लेंगे गुना। खर्च क्या है, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है 21.5, इससे कर लेते हैं गुना। लास्ट में शून्य नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारा टोटल खर्च होगा। अगर हम इसको, ये तो छोटा सा गुना है, इसका प्रयोग कैलकुलेटर से करना वर्जित होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 से कट जाएगा ये 14 बार में, और 2 से 10 कट गया 5 बार में। 5 से इसको काट लेते हैं, 215 को, 5 चौके 20 और 5 दिया 15। अब 14 और 43 को गुना कर लेते हैं। 14 तिया 42 का 2 बाकी होता है 4। 14 चौके 56, 56 और 4 हो गया 60, तो 602 रुपये खर्च आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है 43 नंबर। आगे सवाल हमारा ये है कि यदि 4 छात्रों की लंबाई 140, 136, 142, 140 है तो औसत लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है, औसत लंबाई पूछा है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे संख्याओं को, इन सारे चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे और 4 से भाग लगा लेंगे। तो जोड़ लेते हैं। 0, 6 और 2 हो गया 8, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 3 15 का 5 बाकी 1, 1 और 4 बार 4 है और बकाया 1 था, तो क्या हो जाएगा 558। और 4 संख्याएं तो हम लोग 4 से लगा लेते हैं भाग। तो 4 एकम हो गया 4, फिर 15 है तो 4 दिया 12 और 3 9 चौके 36, 139 दशमलव समथिंग आएगा। 139 दशमलव, एक ही ऑप्शन हमारा है बी नंबर। चलिए तो आगे पूरा भाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारा सवाल है 543 का 43% सॉरी 583 का 43% माइनस 401 का 23% का मान हमसे पूछा है। भैया यहाँ भी गुना भाग की कमी नहीं होगी। तो क्या है ना, 583 का 43% है, 43% को हम लोग 43/100 लिख लेते हैं। और फिर 401 का 23% है, 23% को 23/100 लिख लेते हैं। अगर हम देखें तो इस वाले में भी कुछ नहीं कट रहा है और इधर दाएं साइड वाले में भी कुछ नहीं कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई चारा नहीं है, देयर इज नो चारा। तो यहाँ पर 583 और 43 को गुना करना ही पड़ेगा। और आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है और हम कर सकते हैं। तो इसको गुना करने पर आएगा 583 और 43 को गुना करने पर 25,069 25,069 आता है। चलिए उसी तरह, और बटे में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अंक के बाद हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर दशमलव। उसी तरीके से 401 और 23 को हम लोग गुना, इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं। 23 एकम हो गया 23, 23 का 3 बाकी हो गया 2, 23 को 0 से गुना करेंगे 0 और बकाया है 2 तो वो हो गया 2, फिर 23 चौके 92। इतना छोटा सा गुना था ये हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा देते हैं पॉइंट। अब इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि बीच में माइनस का प्रयोग था। 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, फिर आते हैं यहाँ पर 14, 9 5 14 और 158.46, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा सवाल है कि इन सबको जोड़ना है। तो हम ये कह रहे हैं, ये है भैया 2 और आधा मिलकर होता है 1। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ पर 1, तो 2 1 3 3 और 1 4। भैया ये क्यों भाग रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें मिल चुका है 4। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/4 और 1/4। जब नीचे 4 दोनों जगह 4 4 है तो सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 1 और 1 आएगा 2, और नीचे 4 है तो 4 ही रहने देते हैं। और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या मिला 1/2। तो इस पूरे की जगह पे 1/4 प्लस 1/4 की जगह यूज़ कर सकते हैं 1/2। अब 4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 2 8 और 1 9। अब भिन्न का जोड़ भी लगा सकते हैं, तो 9/2 हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है
MAT को 68 लिखा गया है, तो PAT को पूछा गया है। जब भी ये मैट में 3 अक्षर है ना और यहाँ पे इसके कोड में 2 ही अक्षर है, इसका मतलब है कि इन सब का स्थान नंबर रख के जोड़ दिया गया होगा। जैसे M होता है 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे। इन सबको जोड़ते हैं, कितना मिल जाएगा? 13 20 और 1 21, 21 3 24, 24 10 हो गया 34। भैया ये तो 34 आ गया, लेकिन यहाँ तो 68 है। एक काम करते हैं, 34 में 2 से गुना करके 68 बना देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी काम करना पड़ेगा, पैट में भी। P होता है 20 नंबर पे, सॉरी P होता है 16 नंबर पे, A 1 नंबर पे और T है 20 नंबर पे। इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। 20 और 1 21, 21 और 6 हो जाएगा 27, 27 और 10, 27 10 हो गया 37। इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले में भी 2 से गुना किए थे। तो 37 दूना क्या हो जाएगा? 74। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है, ये 7 5 9 8 6 के जगह के लिए GREAT रखा गया, तो 786 का पूछा है। अगर एक चीज़ देखिए, 786 यहाँ 7 है, ये 8 रहा और ये 6 रहा, यहीं से नंबर उठाकर रख दिया है। तो 7 देखते हैं पहले नंबर पे, पहले नंबर पे है G और फिर है 8, 8 है यहाँ पर सेकेंड लास्ट में, यहाँ सेकेंड लास्ट में A और फिर 6 का पूछा है, 6 है लास्ट में T, GAT। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, सीरीज का सवाल है, आसान ही होगा, पता नहीं होगा आसान है। 1 से 3 हुआ है, 1 से 3 हुआ है, इसका मतलब 2 बढ़ा है, लिख लेते हैं +2। 3 से 6 हुआ है, 3 बढ़ा है, लिख लेते हैं +3। फिर 6 से 10 हुआ है, 4 बढ़ा है, लिख लेते हैं +4। 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, आगे 5 बढ़ेगा, यहाँ हम लोग 5 बढ़ा लेते हैं। 10 और 5 हो जाएगा 15। और आगे देख लेते हैं सीरीज बनता है या नहीं बनता है। 15 और +6 करते हैं, क्या 21 मिला? हाँ 21 भी मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा? 15। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है फिर से सीरीज का है। 3 से 7 हुआ है, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा, तो लिख लेते हैं +4। 7 से 15 हुआ, कितना बढ़ा? 8, तो लिख लेते हैं +8। 15 से 31 हुआ है, 16 बढ़ा है, लिख लेते हैं +16। देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। 4 से 8 हुआ, 2 गुना हुआ। 8 से 16 हुआ, 2 गुना हुआ। आगे 16 का 2 गुना 32, यहाँ बढ़ जाएगा तो +32 कर लेते हैं। 31 और 32 कितना हो जाएगा? तो 63। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते दिया और कहा, मतलब लड़की ने परिचय देते हुए लड़का का परिचय दिया और लड़की कह रही है, लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है, लड़की के बात पे तो जाना नहीं है, लड़की ये कह रही है, यह मेरे मामा के पिता। मामा के पिता कौन होते हैं? खुद पे लेकर देखना है। मामा के पिता कौन होते हैं? तो नाना होते हैं। तो नाना की इकलौती बेटी, तो नाना की इकलौती बेटी कौन होगी? अब नाना की एक ही बेटी है तो माँ होगी, और माँ का बेटा, भाई माँ का बेटा कौन लगता है? भाई लगता है। तो पूछ रहा है तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? तो लड़का भाई है और लड़की बहन है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए तो आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपना रिव्यू जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।